डिप्टी स्पीकर साहब, शुक्रिया, आपने मौका दिया और ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है हर लिहाज से। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उनकी डिमांड पे हुआ है, तो या उनका मौक़िफ़ था, और ये कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाओ। इधर वैसे क्लैरिफिकेशन तो आ गई है, खुद एडमिट भी कर लिया है। ये जिस जमात को पता नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था, ये जो उनके इधर बात कर रहे हैं उनको ये पता नहीं कि हमारा मौक़िफ़ था लगाओ। उस मौक़िफ़ को सिंध की, इस पाकिस्तान की सूरत के हाल के बारे में क्या पता होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सर, स्टार्ट विद द सेम थिंग। टैक्स था, टैक्स दे रहे थे। हाँ, जहां जैसे दूसरी जगहों पे एफबीआर फेल होता है, हमारा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल हो रहा था कलेक्ट करने में प्रॉपर्ली। जैसे हर जगह मैं ये बात कर रहा था, अभी ये जो टैक्स की थोड़ी डिटेल भी दूंगा, मैं कोशिश करूंगा 10-1 मिनट में ख़त्म करूं अपनी तकरीर। जो फेलियर्स एफबीआर के थे, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी थे। और हमने इधर बैठ के आपके सामने ये बजट स्पीच के दौरान मैंने कहा था कि हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एसआरबी को, इसलिए कि एसआरबी ने, आई डू नॉट एग्री विथ ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब वो कहते हैं और टारगेट्स पूरे नहीं किए। एसआरबी ने हर साल अपने टारगेट्स पूरे किए जब से बना है। तो एसआरबी को हम देना चाह रहे थे और हमने यही फैसला किया था। हमने टैक्स की जो क्वांटम थी बजट में देखें बढ़ा दी थी कि 6 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे इस साल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले 3 महीने में एसआरबी के जाने के बगैर ही हम तकरीबन 1 अरब रुपए कलेक्ट कर चुके थे इस साल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। अपने पुराने तरीके से, अपने पुराने टैक्स रेट से टैक्स था ना, हमने वो कलेक्शन की थी और हम अपना टारगेट इंशाल्लाह पूरा करते। अब वो बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग वो टारगेट आगे पीछे हो गया। तो सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन कि टैक्स हमेशा से था, हमेशा से मीनिंग पिछले 30 साल से था। हमें पहली बार मई के महीने में पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, और स्टार्ट कहां से किया था मैं ये बताता हूं, कि जी ये टैक्स हमें दे दें, एफबीआर कलेक्ट करेगी। आज के बाद से एफबीआर जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सक रही, हम सब कह रहे हैं एफबीआर जो एक करप्शन का गढ़ है, ये मैं बड़ा क्लियरली कहूंगा और आप जो लोग उस पर डील करते हैं बताएंगे। और आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन वाकई वो खुद ही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि ये करप्शन का। हमने कहा जी एफबीआर नहीं करेगी। हमने अच्छा किया क्या इन्होंने, जो इधर सारे दोस्तों ने बात की, मुझे ज्यादा पता है, मैं कहा ना क्यों नहीं मैंने रेस किया वो भी बता दूंगा। एफबीआर गई आईएमएफ, फेडरल गवर्नमेंट का काम है आईएमएफ से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। मैं तो कहता हूं जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है, तो प्रोविंशियल असेंबली से भी वो मंजूर होने चाहिए जो टैक्सेस डालते हैं। खैर वो नहीं करते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए, एफबीआर ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, एफबीआर ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। अब बाकी जो सेक्टर है उसमें माशाल्लाह इन्होंने सारी कलेक्शन कर ली है। एक सेक्टर पे टैक्स नहीं है, उधर ही से शुरू हुआ था। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहां से भी ये बातें निकलती है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो हर एक समझते एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। उस वजह से उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपको हल बताते हैं, आईएमएफ से कहा कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लगा दें, और आप टैक्स लगा दें उस लेवल का। उन्होंने ये जो सारी आपने डिटेल्स देखी कि 15% से शुरू होता है, 6 लाख रुपए से ऊपर लग जाता है और 45% तक जाता है। ये उनकी एक टैक्स कैटेगरी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, उस कैटेगरी पे लगा दें। ये थी पिछले साल मई की बात। हमारे पास उनसे बातचीत करके आए कि जी हमने ये बात तय कर ली है, आप इस पे साइन करें। हमने मना कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। उसमें क्या था कि एफबीआर कलेक्ट करेगी, एफबीआर ये नए रेट आ जाएंगे जो रेट्स हैं ये, और
1 जुलाई 2024 से ये टैक्स लागू हो जाएगा, नया टैक्स, इन्हांस टैक्स लागू हो जाएगा। हमने कहा सबसे पहले तो एफबीआर कलेक्ट नहीं करेगी, ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो चाहते हैं कि सेल्स टैक्स को भी आप प्रोविंशियलाइज करें, आप नहीं कलेक्ट कर सक रहे हैं। और ये मेरी बात नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2008 के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा था कि सेल्स टैक्स शुड बी ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ताकि देख ले। और हमने सूबा सिंध में एसआरबी बनाने के बाद ये वो एसआरबी का टैक्स जो आप कह रहे हैं ना, एसआरबी नहीं करती कलेक्ट, जब वफाक हमारे लिए कलेक्ट करती थी 2000, मुझे साल याद नहीं, 11-12 तक है या 11-12 तक, जब वफाक टैक्स कलेक्ट करती थी तो उसने हमें उस 11-12 में टैक्स दिया 7.5 अरब रुपए। एसआरबी 12-13 में, हो सकता है साल एक आध आगे पीछे हो गए, मुझे इस वक्त याद नहीं, जब पहले साल उन्होंने शुरू किया हमने टैक्स टारगेट रखा 25 अरब और 25 अरब कलेक्ट किए। तो हमने तो कहा सेल्स टैक्स भी हमें दे दो, सूबों को जाए, सूबे करीब हैं लोगों से, लोगों का प्रॉब्लम भी जानते हैं। लेकिन ये टैक्स भी लेना चाह रहे थे ताकि एफबीआर अपनी कोताहियां, जो उनकी खराबियां थी, उनको छुपाने के लिए। हमने कहा हम ये नहीं देंगे। उस वक्त एक स्टैंड बाय लेटर जो था, अग्रीमेंट होनी थी आईएमएफ के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जी इसको हमें कल साइन कर दो या 2 दिन या 3 दिन में साइन करके दो, नहीं तो ये खत्म हो गया। हमने कैबिनेट बुलाई, हमने अपनी फाइनेंस की टीम भेजी, हमने बहुत सारी डिस्कशंस की। इधर बातें हुई कि लोग के दिल में होगा कि यार, जैसे फारूक साहब ने कहा 6 लाख रुपए मुनासिब नहीं है, 6 लाख से 12 लाख पे जो उन्होंने टैक्स लगा दिया है। हमने ये बात रेज की, हमने कहा कि आप एकदम 15% से जो हाईएस्ट ब्रैकेट है 45 पे ना करें, आप स्टेप वाइज करें, इसका इफेक्ट देखें क्या होता है इसकी। और मैं बताऊंगा इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो तो असेस करें पहले आप, कि कहीं आप मुल्क को ऐसी सूरत हाल में तो नहीं ले जा रहे कि जहां आपको फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आए। अगर मेरा किसान, हमारा जमींदार आबाद नहीं करेगा तो हम खाएंगे कहां से? अगर आप इस पोजीशन में ले जा रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं, इधर फारूक साहब ने बात की कि लैंड पे टैक्स ले जाए, मैं अपना बताता हूं, मेरी अपने फैमिली की हजारों एकड़ बारानी जमीन है जो इन दरियाओं पे डैम बनने से पहले आबाद होती थी। अब उसमें से 1 एकड़ भी आबाद नहीं होता, और कोई खरीदने, मैं खैर पहली बात, बड़ों की जमीनें अल्लाह ना करे कभी ऐसा बात है कि बेचनी पड़े, लेकिन बेचूंगा तो कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है। और ये पता होगा कुछ लोगों को जो इधर है कि पानी नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, और आप कहते हैं जी जमीन है तो उस पर टैक्स लगा दो। तो हमने तो खास तौर पे इधर से निकाला है, दिस इज नॉट अ वेल्थ टैक्स, दिस इज एन इनकम टैक्स। आप कमाई करोगे, टैक्स देना पड़ेगा, इसमें हम बिल्कुल मानते हैं। तो ये चीज थी। तो खैर ये हमने डिस्कशन की उनसे, हमें कहा कि लैंड टैक्स नहीं होना चाहिए, एडवांस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वो हमने मनवाई उनसे बात। फिर हमने कहा कि इसको आप इमीडिएटली अगर लागू करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। 1 जुलाई से हम अपना पैराफर्नेलिया सेटअप नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा चले, इनसे मनवाया कि 1 जनवरी 2025 से होगा। फिर उन्होंने एक शर्त लगाई कि 30 सितंबर तक ये असेंबलियों से पास होना चाहिए। हमने कहा जी हम देखेंगे, उस पर कमिटमेंट नहीं है। आपने कहा ना, आज कौन सी तारीख होगी? 3 फरवरी, 30 सितंबर तक पास करना था। प्राइम मिनिस्टर से, फेडरल गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कई बार ये रेस किया कि जी ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसको सोचें। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसमें मॉडिफिकेशन, हर कानून में बेहतरी की गुंजाइश होती है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कानून मौजूद है, हाँ उसमें बेहतरी की गुंजाइश है कि कलेक्शन बेहतर हो, लेकिन ऐसे ना करें। और ये करते करते फिर ये होता ये था, जब हम ऑब्जेक्ट करते थे, शोर मचाते थे, ये चुप करके बैठ जाते थे। आज से कोई हफ्ता पहले इन्होंने दोबारा शुरू किया, और अब क्या लाइन है कि जी आईएमएफ की जो मिशन आनी थी जनवरी में, उसने जवाब दे दिया हम नहीं आएंगे।
अगर IMF की मिशन नहीं आएगी तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, और उसके जो इफेक्ट्स हैं आप शायद जानते नहीं, मैं जानता हूं कि क्या होंगे। इस वक्त जो हमारी स्टेबिलिटी आई है मुल्क में, आई है, हम सब मानते हैं। आपके इंटरेस्ट रेट्स 22% से 12% हो गए, आपकी महंगाई की इंक्रीज में कमी आई है, नहीं कि महंगाई सस्ता हो गया। ये सब क्यों हुआ है कि जो कम डिसिप्लिन फिस्कल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं IMF, हम नहीं चाहते थे, हुकूमत सिंध नहीं चाहती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि हम कॉज बने कि जी IMF का प्रोग्राम खत्म हो गया। आज इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा, पंजाब हुकूमत ने तो बहुत पहले अक्टूबर में, मुझे याद नहीं, ये पास कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास कर दिया, बलूचिस्तान की काबीना ने पास कर दिया, असेंबली में ले हो गया, उधर पड़ा हुआ है, वो भी शायद एक आध दिन में, बस वही प्रेशर उनके पास भी है। तो मुझे इनकम टैक्स लॉ मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम चाहते थे बेहतरी आए, हम चाहते थे कि ज्यादा टैक्स, लेकिन इस तरीके से इसको मॉडिफाई कराना कि एग्री कर लिया किसी और से और फिर हमारे ऊपर बंदूकें लेके खड़े हो गए। तो मैं ये कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट को, और जो फेडरल गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना फेडरल गवर्नमेंट को, ताकि वो खड़ी रहे अपने पैरों पे। कोई हिस्सा नहीं है हम फेडरल गवर्नमेंट का, जो लोग हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट का, उनको भी सोचना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट से कहना चाहिए कि सूबों को ऐसे ट्रीट ना करें। आप ना इधर है ना उधर है माफी के साथ। अच्छा जी, अब आ जाए इसका रेट पे मैं बात करता हूं। हमने कहा कि जी ऐसा ना करें। अच्छा, जब ये टैक्स लग रहा था, ये पिछले साल मई जून की बात है, इन्होंने कहा स्टेशन ऑफ पर्सन्स पे टैक्स लगेगा। उस वक्त जो मैक्सिमम ब्रैकेट था ना AOP का, जो लोग टैक्स देते हैं उस मद में उनको पता होगा, वो था 35%। 1 जुलाई से इन्होंने इसको बढ़ा के 45% कर दिया। हम 35 में भी कह रहे थे कि 35 एक साथ ना करो, 25 करो और फिर 30 करो और फिर 35 करो। इन्होंने बढ़ा के उसको कर दिया 45% AOP का टैक्सेस जो FBR में था। और मैंने इनसे कहा भाई, अब कहते अब ये नया टैक्स 35 भी नहीं 45, ये क्यों? तो जवाब FBR के लोगों का क्या था कि हमने 35 से 45% इसलिए किया कि लोग टैक्स चोरी करते, तो रेट बढ़ा दो। ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। मैं अपनी कोताही भी बता रहा हूं ना कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं कलेक्ट कर सक रहा था सही, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि जो टैक्स देते हैं उन पे मजीद बोझ डाल दो, उनको बढ़ा दो ज्यादा। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कितना, ये फ्रंट रो में, मैं बाकी पूरों का मैं, लेकिन ये फ्रंट रो का तो मैंने अभी बैठ की तरह चेक किया है। सईद गनी, शर्जील मेमन, नासिर शाह साहब और सरदार शाह साहब और मैं, हम पांचों एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बड़ी ईमानदारी से देते हैं। किसी का टैक्स पूछना मुनासिब नहीं होता, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग, और माजरत से मैं ये बात कर रहा हूं, जो इस असेंबली में आने के लिए कुछ और तरीके इस्तेमाल करते हैं, उनसे ज्यादा टैक्स देते हैं हम अपने लोगों के वोट्स के ऊपर इलेक्ट होके इधर आए और हम फिर भी ज्यादा टैक्स देते हैं उनसे। अगर कोई ऐसे है तो नाराज हो, ऐसे ना हो तो यार मेरी बात को बुरा ना माने ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने कहा जी 35% से 45% कर दिया कि हम टैक्स लोग चोरी कर रहे थे, दे नहीं रहे थे। तो मतलब आपने, मैंने उनसे यही कहा कि आप शुरू में कह रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट को कि चोरी करो, ये चीज खुश नहीं हूं। हाँ, टैक्स होने चाहिए, एवरी पर्सन शुड बी टैक्स्ड, एवरी इनकम शुड बी टैक्स्ड, इसमें कोई तो टैक्स तो हो रहा था ना। हाँ, कलेक्शन में प्रॉब्लम थे, उसको बेहतरी लानी थी और हम उसके लिए तैयार थे, हम करना चाह रहे थे। लेकिन IMF से बात करके FBR ने और फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी, और इससे नुकसान जो होंगे उसकी भी शायद हो, अल्लाह करे ना हो, मैं उसकी भी बात करता हूं। एक दो चीजें क्लियर बाकी मेंबर्स ने भी बताई हैं कि ये लैंड ओनर्स जो आबादी करते हैं उन पे टैक्स है। जिसकी लैंड ओनरशिप नहीं है
उस पर टैक्स नहीं है, मिनिमम भी है 12.5 एकड़ इरिगेटेड लैंड और 25 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड, उनसे कम पे टैक्स नहीं है, हारियों पे टैक्स ये नहीं है। दूसरी बात भी बताई हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेनज़ीर हारी कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। हमारा ये भी इरादा है कि उस प्रोग्राम को और मजबूत करेंगे और जो हमारे पास पैसे आएंगे उसमें हम उन हारियों को, अपने फार्मर्स को हम और सपोर्ट करेंगे। एक दो चीज़ें मैं बता दूं, फारूक साहब ने बात की कैलामिटी एड का, जो है कैलामिटी डिक्लेयर करने के लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है, एक लॉ, अब उसके लॉ का नाम मुझे याद नहीं, कैलामिटी अफेक्टेड एरियाज का एक लॉ है, उसके तहत होती है। तो ऐसे नहीं है कि मेरा मूड आया, किसी का मूड हुआ और उसने कैलामिटी डिक्लेयर कर दी। टैक्स ऑन लैंड होल्डिंग पे मैंने बात की, मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ कि आप 25 एकड़ वाले को इतने, भाई इनकम टैक्स है, कमाओगे तो टैक्स दोगे, तो वो मुनासिब नहीं है, देन इट इज़ नॉट एन इनकम टैक्स, इट इज़ सम अदर टैक्स। और टैक्स किसी तरीके से भी कोई शख्स भी अपने लोगों पे, चाहे वो कोई भी कारोबार करते हो, टैक्स लगा के खुश नहीं होता। हुकूमत चलाने के लिए टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, खुशी नहीं होती। लेकिन ये बड़ा अजीब सा था कि कुछ लोग कह रहे थे हम बड़े खुश हैं कि ये टैक्स लग गया। टैक्स तो पहले से, तो ये खुश नहीं होना चाहिए भाई, कभी मैं खुश नहीं हूं ना इस पे ये, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए लगाना पड़ता है। हाँ, सैलरीड पर्सन सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज दे गेट एन अश्योर्ड सैलरी ऑल्सो। मेरी अगर तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना है से, तो मुझे पता है मुझे हर महीने पहली तारीख को 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने जमींदार ऐसे हैं जिन्हें एश्योरेंस होती है कि उन्हें हर साल वही इनकम मिलेगी? नहीं है। तो जब भी अगर एक सर्टेन कैश फ्लो होता है उस पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए। मेरे ये है, अनसर्टेन कैश फ्लो पे आप रिस्क उठाते तो उस पर टैक्सेस कम होने चाहिए। लेकिन यहां उल्टा तरीका है कि आपने 45% का रेट लगा दिया इन पे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा और हमें रिवाइज करना पड़ेगा, और ये इख्तियार है सूबाई असेंबली का कि रिवाइज करें। हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा, देखेंगे हम जैसे आगे जाएंगे इसमें प्रॉब्लम होगा। साहब भाई आपने बात की, वो वाटर कोर्सेज की जो मरम्मत है वो जिम्मेदारी आपको थोड़ा बहुत है, वो जिम्मेदारी होती नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पढ़ लिया, मुझे पता है। ये पुराने, ये हमारे ऑर्डिनेंस 2000 में भी यही था। अरे भाई मुझे याद है 72C2 आपने बताया ना, हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये एज इट इज उठाए गए, इसमें कोई एडिशनल नहीं थी। ये तो पहले आप कह देते कि अब होता, ये जिम्मेदारी जो वाटर कोर्सेज की मरम्मत की जमींदार की होती है, ये गवर्नमेंट की नहीं होती है। गवर्नमेंट की कैनाल्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज उस पर जो वाटर कोर्सेज हैं उनकी, उसमें गवर्नमेंट जरूर अपनी ऐसी वाटर कंजर्वेशन के लिए स्कीम, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जरूर गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स, फॉर एग्जांपल वाटर कंजर्वेशन के लिए ऑन फार्म मैनेजमेंट एवं लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज करते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जब वो हम उसे कहते हैं फिर हम उसमें मदद करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, बट अदरवाइज वाटर कोर्सेज हमेशा से हम 50% हम देते हैं, मदद करते हैं गवर्नमेंट। हाँ, वो उसमें भी हम वो एक हिस्सा लेते हैं जमींदार से, लेकिन ये जिम्मेदारी होती है और ये हमेशा से है, ये नहीं डालेगी। अच्छा, एक बात हुई सुपर टैक्स के बारे में कि 15 मिलियन मतलब 0% अगर आप 15 करोड़ से कम करें, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा चले थी, ये सेक्शन 5 जो है एक्ट का, उसके तहत सुपर टैक्स लगाया गया और मैंने अभी मिनिस्टर साहब से कहा है कि उसमें एक स्लाइट अमेंडमेंट तो क्लैरिफिकेशन हो जाए। दिस इज एन एडिशन, आप जो शेड्यूल 1 में टैक्स है वो तो देंगे। अगर आपकी 15 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 15 करोड़, और ये बहुत बड़ा जमींदारी होगा ना, हम बड़े जमींदारों पे में 15 करोड़, और ये बहुत बड़ा जमींदारी होगा ना, हम बड़े जमींदारों पे में टैक्स लगा रहे हैं, वो 1% इनकम देगा अपनी, यानी 15 लाख रुपए एडिशनल देगा वो टैक्स। और अगर 50 करोड़ से ऊपर कमाता है
तो वो 10% एडिशनल देगा इन एडिशन टू वट एवर टैक्स इज पेइंग अंडर शेड्यूल 2। मैंने कहा ये क्लैरिफाई, और ये हम कानून में इसमें क्लैरिफाई भी कर देते हैं थ्रू एन अमेंडमेंट। बाकी हाँ, अब मैं सिर्फ बता दूं कि जो हमारे खदशात हैं, हमारा एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क है। आपको याद होगा 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी तकरीर में वीट की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? उस साल से लेके 2015 तक आप वीट सरप्लस थे, आपको वीट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर प्रॉब्लम यह आया कि वीट इंपोर्ट की, फिर उसमें और मसले होते हैं, यूक्रेन से गंदी गंदम मंगा लेते हैं। इस साल भी केयरटेकर्स ने गंदम मंगा ली थी। तो हमें खदशात ये हैं कि हमारे जमींदार अगर देखेंगे कि उन्हें वो इनकम नहीं मिल रही, दे विल गो इनटू अदर बिजनेसेस। इफ दे गो इनटू अदर बिजनेसेस, you might have a food shortage, you might have a food security shortage। ये सोचा ही नहीं किसी ने। बड़ा हम समझते हैं कि मेहरबानी करके बीच में ना बोला करें। साबिर साहब प्लीज, थोड़ा सा नहीं, सवाल ऐसे नहीं होता। साबिर साहब क्रॉस टॉक ना करें। हमें इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती दुनिया। अगर मैं देखूंगा, मैं इस वक्त जमींदारी कर रहा हूं, मेरा बल्क इनकम जमींदारी से आता है, लेकिन अगर मैं सोचूंगा समझूंगा, और मेरी एक मजबूरी भी है जमींदारी करना, मैं मजबूरी बता रहा हूं। मजबूरी क्या है कि मेरे साथ तकरीबन 40 खानदान ऐसे हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट में देने वाला रब है, मेहनत वो अपनी करते हैं, लेकिन मैं पैसे कमाता हूं तभी मैंने अपनी जमीनों को आबाद करना है ना। वो 40 खानदान 50% मेरे हिस्सेदार हैं, दे पार्टनर्स, दे नॉट माई सर्वेंट्स। वो पार्टनर है मेरे। इधर इंडस्ट्री में तो आप लेबर लगा देते ना, अगर प्रोडक्शन कम हो गई, अगर डिमांड कम हो गई तो आपने प्रोडक्शन कम कर दी अपनी, 200 मजदूर है, 100 को निकाल दिया। मेरे पास ये फ्रीडम नहीं है कि मैं निकाल दूं। जो करता है ऐसे वो गलत करता है। अगर अल्लाह ना करे मैं देखूंगा ये तो घाटे का सौदा है, मैं अपना टाइम जो जमींदारी में देता हूं, मैं कोई और कारोबार करूं तो मैं ज्यादा कमाऊंगा, तो मैं जमींदारी छोड़ दूंगा। मैं तो छोड़ दूंगा, एक आपके मुल्क में फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा। जब मैं अपने कह रहा हूं, मैं एग्रीकल्चरिस्ट जनरल बात कर रहा हूं। दूसरा, वो जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को, उनको कौन सपोर्ट करेगा कल? ये कोई सोचता ही नहीं है। आपने हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में करके, एफबीआर में बैठे लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं पता, जिनको वो सिर्फ नंबरों में, मैं भी कर सकता हूं, मैं बहुत तेज हूं नंबरों में, लेकिन और अगर मैं अपने दिमाग से काम करूं, दिल से ना करूं, मैं जमींदारी छोड़ दूं। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बड़ों की एक तरीक़ेकार है। मुझे, अब मैं बहुत लंबी तकरीर कर दूंगा, मैं किससे अगर आपको बताने शुरू करूं कि किस तरीके से क्या क्या देखा है मैंने अपनी जिंदगी में 2 बड़े फ्लड्स देखे, 2010 और 2022 वाला, जब मेरी और मेरे सारे पार्टनर्स की, मेरे किसान पार्टनर्स की पूरी वाइप आउट हो गई थी। मैं तो चलो गुजारा कर लेता हूं, वो लोग तो एक फसल से दूसरी फसल जाते हैं, उनको उस वक्त भी सपोर्ट करना पड़ता है। ये आप लोग कहते हैं ना, ये आप तो नाम जागीरदार और पता नहीं क्या क्या देते हैं, हम वर्कर्स से जमींदार हैं, टाइम देते हैं। जिस साल, अब मैं जब से चीफ मिनिस्टर बना हूं, मैं उतना टाइम नहीं देता, तो मेरी इनकम भी उस हिसाब से नहीं होती और मुझे और इश्यूज आ जाते हैं कि मैनेज नहीं होती। तो ये चीजें सोच लें तो आपको, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम इसको रिकंसिडर करेंगे। अगर इसके नेगेटिव असरात हुए
तो इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा। हम इधर बात कर रहे थे, मैं तो उजलत में क्यों कर रहे हैं आपको बता दिया, उजलत में नहीं कर रहे, 7-8 महीने हम इनसे बात करते रहे। अब उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि जी अगर इस वक्त आपने पास नहीं किया अगले 2-4 दिनों में तो IMF की आपकी टीम आएगी नहीं, हम डिफ़ॉल्ट पे चले जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कभी ये नहीं चाहेगी कि हमें कहा जाए कि आपकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट में गए। दिस इज़ द रीज़न। इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ, अगर आप समझते हैं उजलत में किया है, इसमें जो अमेंडमेंट्स लानी है, आप कानून में अमेंडमेंट्स तो किसी वक्त भी आ सकती ना, आप लाएं, द असेंबली विल कंसिडर इट और उसको देखेंगे क्या करना है। तो ओपन है, मैं तो इनवाइट करूंगा कि इसमें अमेंडमेंट्स लाएं ताकि पता चले कि आगे क्या होना। मैं और ज़्यादा 3 बजे ऑलरेडी, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा सारे दोस्तों से कि हम किसी टैक्स लगाने में, ये नहीं कि आज कोई टैक्स लगाने में खुशी नहीं होती, अगर किसी को खुशी हुई है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुल्क के ये IMF की कंडीशनैलिटीज़ जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें एक बंद गली में डाल दिया है बगैर सोचे समझे। हाँ, IMF की ज़रूरत थी, इसमें कोई शक नहीं, हमने खुद कोशिश की, लेकिन उनको गलत रास्ते दिखाएंगे तो वो तो अटक जाते हैं फिर उसी जगह पे। उनको क्या पता कि सिंध के अंदर हारी क्या होता है और ज़मींदार क्या होता है, और क्या रिलेशनशिप है हारी और ज़मींदार का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध असेंबली का इजलास जारी है। मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे थे। और अब जियो हेडलाइंस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है